Hi everybody, welcome to our channel Mind Maps Education. Let us continue chapter 6 Molecular Basis of Inheritance from class 12th NCERT Biology, and today we'll be continuing as a part 2 of the video. In the previous video, we discussed about transcription and replication and the transcription unit. Now, in this video, we'll be moving forward. किस टॉपिक को अचीव करने के लिए? ट्रांसलेशन को अचीव करने के लिए. फ्रांसिस का जो सेंट्रल डोगमा था वो क्या कह रहा था कि डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है. तो जब डीएनए से आरएनए बन रहा था उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं. और कैसे होता है? रेप्लिकेशन के थ्रू होता है. तो यहाँ रेप्लिकेशन हो गया, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया, और आरएनए से जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो ट्रांसलेशन होता है. यस और नो? नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था तब हमने ये देखा कि जो जेनेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन था वो न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड में ही जा रहा था. बेशक से डीएनए से आरएनए में बदल रहा था, पर जो उसका फॉर्म है, जो नेचुरल फॉर्म है, वो न्यूक्लिक एसिड ही था. और ये क्या गवर्न कर रहा था? कौन सा प्रिंसिपल गवर्न कर रहा था? प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी. बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, दिस रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक information from a polymer of nucleotide to a polymer of amino acid. और ये कॉम्प्लीमेंटारिटी का रूल फॉलो नहीं करता है. इस चीज़ को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी है जेनेटिक कोड और कोडॉन्स. ठीक है. एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था? उनका नाम था जॉर्ज गैमो, जो कि एक्चुअली में एक फिजिसिस्ट थे. उन्होंने बोला कि 20 अमीनो एसिड्स को अगर हम 4 बेसिस में पढ़ें तो इस फॉर्मूले से हम 64 कोडॉन्स को जनरेट कर सकते हैं. ठीक है. इसी चीज़ का प्रूफ कि जो कोडॉन है वो एक्चुअली में ट्रिपलेट है, इसी चीज़ का प्रूफ जो है वो हरगोबिंद खुराना ने दिया था. कैसे दिया था? केमिकल मेथड में प्रूफ करके दिया था. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये हमारा टेबल है जो कि हमें कोडॉन्स बताता है कि कौन सा अमीनो एसिड जो है कौन से कोड से कोडेड है और कौन सा कोडॉन क्या कहलाया जाता है. अगर इसके सेलियन फीचर्स पे आए जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहला ये होता है कि जो कोडॉन है वो ट्रिपलेट है. ठीक है. ऑल्सो यू कैन सी ये देखो, ये जो है ये कोडॉन्स है और ये ट्रिपलेट है. और इनको कौन कोड कर रहा है? इनको कोड कर रहे हैं हमारे अमीनो एसिड्स. दिख रहे हैं? ठीक है. कोडॉन ट्रिपलेट होते हैं इन नेचर में. टोटल 64 कोडॉन्स होते हैं, जिसमें से जो 61 कोडॉन्स हैं वो कोड करेंगे अमीनो एसिड के लिए, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है. और 3 कोडॉन होते हैं वो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते, तो हम उनको कहते हैं कि दे फंक्शन एज अ स्टॉप कोडॉन. स्टॉप कोडॉन कौन कौन से हो जाते हैं? UAA, UAG और UGA. दे एक्ट एज अ स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन. उसके अलावा एक हमारा AUG होता है जिसका डुअल पर्पस होता है या डुअल फंक्शन होता है. ये कोड करता है मीथियोनिन के लिए. ऑफ कोर्स क्योंकि ये ट्रिपलेट है, ये एक कोडॉन है, तो इसको कोई ना कोई अमीनो एसिड कोड करेगा ही. इट कोड्स फॉर मीथियोनिन एंड दिस आल्सो एक्ट एज एन इनिशिएटर कोडॉन. इनिशिएटर कोडॉन किस में काम आएगा? मतलब कि ट्रांसलेशन प्रोसेस में ये इनिशिएटर कोडॉन की तरह काम करेगा. नेक्स्ट इज कि जो कोड्स होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं. मतलब कि अगर हम बैक्टीरिया से ह्यूमंस में जाएं या कितनी भी हम वैरायटी ऑफ स्पीसीज चेंज करें, अगर यू जो है वो कोड कर रहा है फिनाइल एलानीन के लिए, तो वो हर जगह ऐसे ही कोड करेगा. देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस ऑफ कोर्स. नेक्स्ट इज जो कोडॉन है वो mRNA इज़ रेड इन mRNA इन अ कॉन्टिन्यूअस फैशन. ये हम आगे पढ़ेंगे. इसके अलावा क्या होता है कि इसमें कोई पंचुएशन नहीं होता. ऑफ कोर्स यू कैन सी जब हमने ये 3 ट्रिपलेट्स लिखे हैं, मतलब ये ट्रिपलेट्स जब हमने लिखे हैं, तो यहाँ पे क्या कोई कॉमा फुल स्टॉप ऐसा कुछ है? नहीं है. सो दिस इज़ रेड without punctuation. The most important point is degenerate. Questions come कि what do you understand by degeneracy of a codon or define degenerate, something like that. तो क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ अमीनो एसिड्स जो हैं वो more than 1 कोडॉन को कोड करते हैं. Some amino acids are coded by more than 1 codon and therefore the code is degenerate. यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो अमीनो एसिड हैं वो बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा कोडॉन से कोडेड हो रहे हैं. What do we have next is म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड. ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है कि जो म्यूटेशन होता है वो एनॉमलीज ला देता है. जैसे कि हमारा अगर एक क्लासिकल एग्जांपल देखिए, बीटा चेन में जब 6th पोजीशन पे ग्लूटामेट से वेलाइन में चेंज हो रहा था तो क्या बन रहा था?
क्या लीड कर रहा था, वो कर रहा था सिकल सेल अनीमिया कर रहा था। वैसे ही जैसे कि इन्होंने देखो स्पेसिफिकली इन्होंने 3 वर्ड्स लिए हैं ताकि हम इसको ये समझ सकें ये कोडॉन के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो राम हैज़ रेड कैप। अब बात ये है कि म्यूटेशन जो हमने आगे पिछली बार पढ़े थे कि कौन कौन से टाइप के होते हैं, अगर उसमें से मैं कोई भी एक कोड या तो इंसर्ट कर दूं या डिलीट कर दूं, देखो अगर सपोज मैंने इंसर्ट ही कर दिया तो देखो पढ़ने में कितना डिफरेंस आ जा रहा है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी डिफरेंस आ जाता है और इस वजह से म्यूटेशन जो होती है वो लीड ऑन करती है, जिसकी वजह से बॉडी एबनॉर्मैलिटीज़ आ जाती हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। What is next? Next is tRNA adapter molecule. Let us understand the structure of a tRNA, जो कि एक adapter molecule की तरह काम करता है। tRNA जो है वो एक क्लोवर लीफ जैसी उसका होता है, मतलब कि अगर तुम इस फोटो में देखो तो क्लोवर लीफ जैसा दिखेगा, और तरीके से देखा जाए तो एक्चुअली में इन्वर्टेड एल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओके, सो टीआरएनए जो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है, इस पे एक एंटी कोडॉन लूप होती है। सब कुछ सिर्फ ये डायग्राम समझा देगा। एक टीआरएनए पे एक एंटी कोडॉन लूप होती है जो किसको कोड करती है, वो कोडॉन के अगेंस्ट कोड करती है। एक होता है अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है, ठीक है। इसी के ये जो हमारा टीआरएनए होता है इसको हम इनिशिएटर टीआरएनए भी कहते हैं, और ये जो टीआरएनए है इसको हम एसआरएनए मतलब कि सॉल्युबल आरएनए पहले कहते थे। ये कब से बोला जा रहा है, जब से जेनेटिक कोड पोस्टुलेट भी नहीं हुआ था। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जिसको हम जब से समझने के लिए जो हम बेस क्रिएट कर रहे थे वो है हमारा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होगा? दिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड, प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड टू फॉर्म अ पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। तो फाइनली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होगा और रीडिंग ऑफ अमीनो एसिड फाइनली होगा। व्हाट हैपन्स इज कि जैसे जैसे मेरे एमआरएनए में जो सीक्वेंस प्रोसेस होगा या जो एमआरएनए में जो सीक्वेंस है हमारा वो प्रेजेंट होगा, वैसे ही सीक्वेंस बनता चला जाएगा कहाँ पे? टीआरएनए पे अमीनो एसिड्स का, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए हाई एनर्जी की ज़रूरत होती है, और इस एनर्जी को प्रोवाइड कौन करवाता है? इसकी एक्टिवेशन को प्रोवाइड करवाता है एटीपी। तो जो हमारा टीआरएनए जो है जो एक्टिवेट हो रहा होता है वो इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो असाइलेशन इन स्पेसिफिक अगर हम बोले, ठीक है। हमारे 2 टीआरएनए पास पास होते हैं और वो दोनों जो हैं साथ में क्या कर रहे होते हैं? कोड कर रहे होते हैं अमीनो एसिड को, और अमीनो एसिड कैसे जुड़ेंगे? डाइपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड होता है जो कि बहुत एनर्जी टेकर होता है। नेक्स्ट इज एक राइबोसोम की भी ज़रूरत होती है बीच में, जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है, जिसकी 2 यूनिट्स होती है। एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है लार्ज सब यूनिट, और एक होती है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। जो स्मॉल सब यूनिट है वो क्या करता है? वो एनकाउंटर करता है एमआरएनए को, दिख रहा है? एमआरएनए को एनकाउंटर करता है और एमआरएनए में जो भी बेसिस हैं उसको प्रोसेस करवाता है आगे कौन? जो हमारे लार्ज सब यूनिट में जो हमारे टीआरएनए या अडेप्टर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ये जो 2 टीआरएनए है जैसे जैसे ये कोड करता जाएगा वैसे वैसे इसके जो हमारा अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड था, जो हमारा अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड था वो उसको पढ़ता जाएगा। पहले एंटी कोडॉन बनेंगे कोडॉन के हिसाब से, और फिर हमारा जो है अमीनो एसिड प्रोसेस होता जाएगा और वो जाकर जुड़ता जाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता जाएगा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इनिशिएशन के लिए कोई वो ज़रूरत होती है, तो उसके लिए सबसे पहला क्या शुरू होगा? वो होगा हमारा AUG। AUG क्या होगा? हमारा स्टार्ट कोडॉन होगा, ठीक है। और स्टॉप कोडॉन हो जाएंगे हमारे, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं जो हमने पहले पढ़े थे। कौन कौन से हो सकते हैं स्टॉप कोडॉन? UAA, UAG और UGA, ठीक है। इससे पहले जो हमारा जो स्टार्ट कोडॉन है ना AUG, उससे पहले जो है 5' एंड पर और 3' एंड पर, मतलब 5' एंड से पहले
मतलब इससे पहले और इसके बाद हमारा कुछ ऐसे रीजन प्रेजेंट होते हैं जो कि अनट्रांसलेटेड होते हैं, मतलब जिसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है या जो ट्रांसलेशन के अंडर नहीं जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। क्वेश्चन कैन कम कि अनट्रांसलेटेड रीजन कहाँ पाया जाएगा, और ऑप्शन दे देंगे राइबोसोम में, टी अडेप्टर आरएनए में फलाना, तो हमें लिखना है कि ये एमआरएनए में पाया जाता है और ये 5' से पहले और 3' एंड के बाद प्रेजेंट होता है। फाइनली जब हमारी ये पॉलीपेप्टाइड की चेन बन जाती है तो एक रिलीज फैक्टर बाइंड करता है स्टॉप कोडॉन को जो आखिरी में था, और फाइनली जो हमारा जो ट्रांसलेटेड पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको निकाल देता है राइबोसोम से। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है फाइनली रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड में। यूकैरियोट्स में अगर हम देखें तो देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स जहाँ पे जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है वो हो सकता है। सबसे पहला ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे, सेकेंड इज प्रोसेसिंग लेवल, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो हम स्प्लाइसिंग कर रहे होते हैं उस पर। उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, मतलब कि ट्रांसलेशन से जस्ट पहले, और एक ट्रांसलेशनल लेवल पर। जो ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत कॉमन होता है, और उनको हम जनरली क्या बोलते हैं, ओपेरॉन बोलते हैं, स्पेसिफिकली इन बैक्टीरिया। ठीक है, जो ओपेरॉन होते हैं वो कई टाइप के होते हैं, जैसे कि लैक ओपेरॉन, ट्रिप, एरा, हिस, वेलाइन ओपेरॉन एंड सो ऑन। ठीक है, ओपेरॉन जो है अगर उसका जो लैक ओपेरॉन की हम बात करें स्पेसिफिकली, तो इस पे काम जो है किसने किया था, फ्रांसिस जेकब ने किया था। ठीक है, इसको आगे पढ़ने के लिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, देखो जो लैक ओपेरॉन सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक होता है रेगुलेटरी जीन। ठीक है, एक होता है रेगुलेटरी जीन जो कि आई से डिनोटेड होता है, आर से डिनोटेड नहीं होता है। तो एक होता है रेगुलेटरी जीन, उसके बाद होते हैं हमारे पास तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं जिसमें से ZYA होता है, और ये किसी काम के होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन है मतलब कुछ ना कुछ करेंगे। देखो जो आई होता है, जो हमारा रेगुलेटरी जीन था, वो कोड करता है रीप्रेसर के लिए, वो कोड करेगा रीप्रेसर के लिए, आई इक्वल्स टू रीप्रेसर। नेक्स्ट जेड कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। अब ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है ना, ये ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस करता है किसका, लैक्टोज का, और किस में करता है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ओके, नेक्स्ट इज जेड हो गया वाई जो है ये परमिएज एंजाइम के लिए वर्क करता है, मतलब कोड करता है। और परमिएज एंजाइम क्या करता है, दिस इंक्रीजेज द परमिएबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नाउ ए यहाँ पे हो गया परमिएज, जो ए है वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है। ओके, सो ZYA बहुत ज़रूरी हो जाते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। अगर मतलब कि अगर कोई बैक्टीरिया इज फीडिंग ऑन लैक्टोज, तो ये तीन स्ट्रक्चरल जीन बहुत ज़रूरी हो जाते हैं फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सपोज क्या होता है यहाँ पे, जो लैक्टोज है वो एक सबस्ट्रेट की तरह काम करता है। ठीक है, किसके लिए, एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए। ऑफकोर्स क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर रहा है लैक्टोज का, किस में, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में। ना सपोज एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हम कल्चर प्लेट पे ग्रो कर रहे हैं, और वहाँ पे हमने उसके न्यूट्रिशन के लिए, सपोज ऐसे मान लो कि उसके न्यूट्रिशन के लिए हमने क्या डाल दिया, हमने डाल दिया लैक्टोज। जैसे ही लैक्टोज आसपास उसको दिखता है तो उसकी मेम्ब्रेन उसको लेना चाहती है, जिसके लिए कौन आता है, जिसके लिए आता है वाई स्ट्रक्चरल जीन इंक्रीज करता है क्या, परमिएबिलिटी ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनटू द सेल। और जैसे ही वो हो जाता है तो जो Z है वो क्या करेगा, हमारा हाइड्रोलिसिस कर देगा लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में, और इस तरीके से जो है एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास एक आई भी था। आई क्या होता है हमारा, रेगुलेटरी जीन। अगर जो आई है जो कि रिप्रेसर को कोड करता है, अगर वो रिप्रेसर जाकर जो है जाकर अटैच हो जाता है किस पे, ऑपरेटर जीन पे, जब तक ऑपरेटर जीन वो नहीं देगा,
सिग्नल नहीं देगा तब तक रेगुलेट स्ट्रक्चरल जीन्स काम नहीं करेंगे। तो जब तक ये काम नहीं देता तब तक कि इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी एनर्जी इनटेक हो रहा था और हाइड्रोलिसिस हो रहा था लैक्टोज का, किस में, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, वो नहीं होगा। और वैसे ही अगर जैसे कि जो हमारा आई था अगेन रिप्रेसर को वो कर रहा है, रेगुलेटरी जीन जो है रिप्रेसर को कोड कर रहा है, तो अगर मैं एक इंड्यूसर डाल देती हूँ बीच में तो ये यहाँ पर बिजी हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑपरेटर जो है वो सिग्नल दे देगा, जिसकी वजह से ZYA अपना काम करेगा और लैक mRNA अपने बाकी सारा काम करके एनर्जी का इनटेक ले लेंगे। ठीक है, जो रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन होता है ना, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेसर का वो है प्रेजेंस है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक नेगेटिव रेगुलेशन है। ऑल राइट, व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल टॉपिक। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है 1990 में शुरू हुआ था। ये 13 इयर्स लंबा प्रोजेक्ट चला था और फाइनली ख़त्म हुआ था 2003 में। ठीक है, 2003 में इसका लास्ट जो जीन है वो कोड करा गया था, जो था क्रोमोसोम 1। ऑल राइट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है इसका मेन इम्पॉर्टेंट काम ये था कि जो हमारा जेनेटिक मेकअप होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो किसी एक इंडिविजुअल में लाई करता है, जो DNA सीक्वेंसेस, उसको हम पढ़ सकें, उसको हम एनालाइज कर सकें, उसकी इंफॉर्मेशन मोर इम्पॉर्टेंटली स्टोर कर सके। अगर स्टोर कर पाएंगे तो कभी भी रिट्रीव कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। बट ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, फाइनेंस कंज्यूमिंग और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट था, बट फाइनली एनी हाउ इट एंडेड वेल। और इस HGP ने, मतलब कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने एक नए डोर्स खोले टू सर्टन मोर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी, एंड इसके लिए एक नया डेवलपमेंटल एरिया भी न्यू एक एरिया खोला जिसे हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, जो गोल था HGP का वो इम्पोर्टेंटली जो गोल था HGP का वो था कि अप्रॉक्सीमेटली जितने भी जीन्स हैं ह्यूमन DNA में हम उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक है, डिटर्मिन कर पाएँ उनके केमिकल बेस पेयर को, जो भी DNA को बनाता है। इसी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कर सके डेटाबेस में। डेटाबेस को जो हम जिस भी टूल से जो हम काम कर रहे हैं उसको हम इम्प्रूव कर सके और ऐसी टेक्नोलॉजी ला सके कि ये सब इसको स्टोर कर सके। ठीक है, दूसरा कि बहुत सारे हर किसी ऑब्जेक्टिव या हर किसी काम के साथ, किसी प्रोजेक्ट के साथ कुछ एथिकल और सोशल लीगल इश्यूज होते हैं, तो वो भी ना हो इसके साथ। ठीक है, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन व्हाट कम्स फ्रॉम दिस टॉपिक इज कि किस डिपार्टमेंट के अंदर ये हमारा HGP कंप्लीट हुआ था। तो इट वाज फर्स्ट US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, सेकंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि कौन कौन से एडिशनल कंट्रीब्यूशन हुए थे और कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व थी। सो वी हैव जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। ऑल्सो यहाँ पे अदर्स लिखा है, पर बिकॉज वी हैव 4 इन रिटन तो हमें ये पता होना चाहिए दैट देयर वर जापान, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। ठीक है, इसके अलावा हमने सब कंप्लीट कर ही लिया है। मेथडोलॉजीज़ की बात आती है। मेथडोलॉजीज़ बोले तो कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने DNA, जो हमने जीनोम ऑफ ह्यूमन पढ़ना चाहा और जो हमने DNA, जो भी DNA का जो सीक्वेंस है वो हमने पढ़ना चाहा, वो किस मेथड से निकाले होंगे। तो देयर वर पॉसिबली 2 मेथड्स जिन पे काम हुए थे। पहला था एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, मतलब कि वहाँ पे सीक्वेंसेस को हम किसी तरीके से एक्सप्रेस कर देंगे, कंटेनिंग कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। नेक्स्ट इज सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस होता है। और दूसरी बात ये है कि जो होस्ट यूज़ होते हैं वो जनरली बैक्टीरिया और ईस्ट यूज़ होते हैं, और जिनको हम कहते हैं बैक एंड यैक। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो कि वेक्टर की तरह काम कर रहा है, और यैक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, जो DNA फिंगर प्रिंटिंग है वो किसने दी थी? फ्रेडरिक सैंगर ने दी थी। ठीक है, द फ्रैगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड using automated DNA sequencer, worked on a principle of a method developed by whom? Frederick Sanger। जो DNA है वो आइसोलेट होता है। देखो एक मेथड बता देती हूँ। DNA जो है वो आइसोलेट होता है।
ठीक है। आइसोलेट होने के बाद उसे कन्वर्ट किया जाता है रैंडम फ्रैगमेंट्स में, रैंडम फ्रैगमेंट्स में किया जाता है, और उसका स्मॉल साइज प्रोक्योर किया जाता है, और फाइनली उसको क्लोन किया जाता है किसमें, होस्ट में। उसको क्लोन किया जाएगा होस्ट में बाय यूजिंग व्हाट, वेक्टर्स। होस्ट कौन से थे, बैक्टीरिया इन ईस्ट। वेक्टर्स कौन से थे, बैक एंड यैक। आई होप दिस इज नाउ क्लियर टू यू। Moving next is salient feature of human genome. Salient feature of human genome में सबसे important जो लर्न करने का वो ये है कि एक human genome जो है वो इतने मिलियन बेस पेयर्स रखता है। दूसरा, एक एवरेज जीन कंसिस्ट करता है 3000 बेसिस। इससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लार्जेस्ट नोन जीन है वो है डिस्ट्रोफिन, ठीक है। largest human gene being dystrophin with 2.4 million bases. Next is, yes, less than 2% of the genome codes for protein। मतलब कि पूरे ह्यूमन जीनोम में से उन्होंने देखा कि लेस देन 2% से भी ज़्यादा, मतलब लेस देन 2% भी कोड करते हैं प्रोटीन को। मतलब इतना कम अमाउंट है जो कोड कर रहा है प्रोटीन को, और उसमें भी अगर हम पढ़ने लगे तो इतना ज़्यादा लगने लगता है, ठीक है। उसके अलावा क्रोमोसोम 1 पे हाईएस्ट मोस्ट नंबर ऑफ जीन थे, और ये क्रोमोसोम 1 है जो आखिरी में हमारा वो हुआ था, प्रोक्योर हुआ था HGP में, और Y जो है फ्यूवेस्ट होता है 231 में, ये भी पढ़ना ज़रूरी है। उसके बाद जो SNP है उसका फुल फॉर्म है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ तक आ गया। एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस में इतना कुछ खास नहीं है, डू गिव इट अ रीड ऑल दो। नेक्स्ट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। जो DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है वो किसने इनिशियली डेवलप करी थी, वो करी थी एल्फ्रेड जेफरी ने, ठीक है। उन्होंने यूज़ किया था सैटेलाइट DNA को एज अ प्रोब, और फिर कौन सा प्रोब यूज़ किया था, जो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है। इसको हम VNTR भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, ठीक है। अगर हम DNA फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम टेक्निक देखें, सपोज जिसका ज़्यादातर काम जो होता है फोरेंसिक में आता है, क्रिमिनल सीन पे ज़्यादा काम आता है, दैट मीन्स क्राइम सीन पे, ठीक है, फॉर द डिटेक्शन ऑफ एनी क्रिमिनल और व्हाट्सोएवर। तो सपोज हमारे पास कोई क्राइम सीन पे कोई हमें सपोज करो किसी भी सेल या ब्लड में या बालों में, केराटिन में हमें DNA मिल जाता है, और वहाँ से हम उसको एम्पलीफाई करके पढ़ना चाहते हैं, और हम पे कुछ सस्पेक्ट्स हैं, हमें ये कि हो सकता है इन दोनों में से कोई एक क्रिमिनल हो, ठीक है। तो जो क्रिमिनल है उसका हमने ले लिया C पे, और उसके अलावा जो हम पे सस्पेक्ट है वो हमने A और B ले लिया, ठीक है। तो DNA हमने ले लिया फ्रॉम इंडिविजुअल A, और DNA हमने ले लिया फ्रॉम इंडिविजुअल B, और उसको हमने रन करवा दिया इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम DNA को आइसोलेट करेंगे। सपोज DNA फ्रॉम इंडिविजुअल A ही ले रहे हैं हम, जो कि हम A B C तीनों में करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, आइसोलेट कर लिया DNA को, आइसोलेट किया हमने DNA को। उसके बाद उस DNA का डाइजेशन करवाया बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेशन करवाने के बाद हमने DNA के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट कर दिया बाय द प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इसके बाद हमने DNA के जो और स्मॉल सेपरेटेड फ्रैगमेंट्स थे उनकी हमने ब्लॉटिंग करी, दैट मीन्स हमने उनको ट्रांसफ़र करा टू अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ऑन टू अ सिंथेटिक मेम्ब्रेन, जो कि क्या हो सकती है, नाइट्रोसेल्यूलोज या नाइलॉन हो सकती है। उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन करवाया, कैसे, लेबल्ड VNTR प्रोब के साथ, और फिर हमने डिटेक्ट किया इस लेबल्ड VNTR प्रोब को बाय ऑटो रेडियोग्राफी। जब हमने देखा तो अगर हमने जब ये रन करवाया तो देखो वी कैन सी कि एक पे C का रन कर रहा है हमारा DNA, और दूसरी तरफ हमारा A और B का कर रहा है। अगर हम देखें जैसे जो नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स है, मतलब इतनी बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो ये किससे मैच कर रहा है, ये क्लियरली B वाले से मैच कर रहा है, एग्जैक्टली सेम है। तो दैट मीन्स जो हमें क्रिमिनल साइट पे, सॉरी, जो हमें क्राइम साइट पे जो हमें DNA का वो मिला था, सैंपल मिला था, वो एक्चुअली मैच कर रहा है B से। सो देयरफॉर दिस प्रूव्स कि B जो है हमारा क्रिमिनल है। ऑल राइट, दिस इज हाउ द चैप्टर ends. Finally this chapter ends. Thank you so much for watching this video.